Hello friends, my name is Anurag Khare. I am member of CEB. My membership number is CEB/SM/2040/B/Civil. मेरा आज का टॉपिक है पर्पस ऑफ वैल्यूएशन. व्हाट इसके पहले हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ वैल्यूएशन. वैल्यूएशन है क्या? वैल्यूएशन इज़ अ आर्ट और टेक्निक. वैल्यूएशन इज़ अ आर्ट और टेक्निक जिसका उपयोग हम प्रॉपर्टी की प्रेजेंट फेयर वैल्यू पता करने के लिए करते हैं. जैसे कि बिल्डिंग है, इंडस्ट्रीज है, अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अर्थात हम जब भी किसी भी चीज़ का वैल्यूएशन करते हैं तो वर्तमान समय में उसकी वैल्यू क्या है यह पता करने के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं. जब हम किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं तो वह किन चीज़ों पर डिपेंड करती है. प्रॉपर्टी की लाइफ स्पान पर, लोकेशन पर, लीगल कंट्रोल, स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, बैंक इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जब हम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं तो यह इसमें टाइम का बहुत ध्यान रखा जाता है. जब हम प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं तो टाइम का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या होता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन चेंजेस होता है. प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है. आज प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और है, एक साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकती है, उस जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हो सकता है. तो इसलिए जब भी हम वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें डेट मेंशन कर देते हैं. मतलब ये कहते हैं कि उस डेट में उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट फेयर वैल्यू क्या है, इसके लिए हमें टाइम का ध्यान रखना पड़ता है. वैसे तो वैल्यूएशन करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स लिए जाते हैं, ध्यान में रखे जाते हैं, है ना. लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स ही हैं, कुछ ज़रूरी फैक्ट्स हैं, उनको बहुत ज़रूरी ध्यान में रखना पड़ता है हमें. वैसे तो वैल्यूएशन एक आर्बिट्रेरी प्रोसेस नहीं है, इसलिए वैल्यूएशन क्या करते हैं, वैल्यूएशन जो है अपनी मनमाने तरीके से नहीं कर सकते हैं. लेकिन फिर भी वैल्यूएशन करने के लिए हमें बहुत सारे बेस लिए जाते हैं. जैसे हमें वैल्यूएशन करने के पहले हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं. उन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही हम प्रॉपर्टी की वैल्यू को ज्ञात करते हैं. मतलब उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही हम प्रॉपर्टी की प्रेजेंट फेयर वैल्यू पता करते हैं, है ना. आगे कह सकते हैं कि उस बेसिस पर हम प्रॉपर्टी की प्रेजेंट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की प्रोसेस को ही, मतलब प्रॉपर्टी की प्रेजेंट फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने की प्रोसेस को ही हम वैल्यूएशन कहते हैं. आगे हम चर्चा करेंगे पर्पस ऑफ वैल्यूएशन पर, कि वैल्यूएशन करने का पर्पस क्या है. सिंपल वर्ड्स में इसमें कहते हैं, हम समझाते हैं आपको. हमें अपनी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है हमारी, इसमें पहला पॉइंट जो आता है पर्पस ऑफ वैल्यूएशन में, हमारी कोई प्रॉपर्टी है, उसको हमें सेल करना है, या हमें अपनी कोई प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है. हमें कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है या कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसके लिए हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और इसको हम वैल्यूएशन के आधार पर ही जान सकते हैं. तो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी को सेल या परचेज़ करने के लिए ही हमें प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना पड़ता है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है म्युनिसिपल टैक्स पता करने के लिए. भाई हमारी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स क्या है, हमें कितना टैक्स जमा करना है, इसका कितना टैक्स बनेगा, इसके लिए हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें रेंट फिक्सेशन. सिंपल सी बात है, रेंट फिक्सेशन को एक बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ मैं आपको, कि दो प्रॉपर्टी हैं. एक प्रॉपर्टी है मेन हाईवे रोड्स पर, दूसरी प्रॉपर्टी है मेन रोड से अंदर. तो कह सकते हैं कि जो मेन हाईवे पर है उसका रेट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी. और जो रोड से अंदर है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू कम होगी. तो जो रोड्स पर है प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसका स्वाभाविक है, उसका रेंट भी ज़्यादा होगा. और जो रोड्स के अंदर है उसकी वैल्यू कम होगी तो उसका रेंट भी कम होगा. तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसका रेंट ज़्यादा होगा. तो कह सकते हैं कि है ना, रेंट फिक्स करने के लिए भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाता है. इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है इंश्योरेंस. हमें अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करना है तो उसके लिए हमें अपनी प्रॉपर्टी की क्या करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस करनी पड़ेगी. भाई उसका मूल्य कितना है उस बेस पर ही तो उसका इंश्योरेंस किया जाएगा, है ना. इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी. कोई प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमें कोर्ट में जाना है, उसको कोर्ट में उसके लिए हमें केस करना है, क्लेम करना है. तो उसके लिए हमें कोर्ट में जाने के लिए कोर्ट की एक फ़िक्स फ़ीस होती है,
वो प्रॉपर्टी का एक फिक्स परसेंटेज उसमें कोर्ट में फीस डिपॉजिट की जाती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू की एक फिक्स कॉस्ट जो होती है, फिक्स वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू की, एक कोर्ट में फिक्स फीस होती है उसकी वैल्यू की। उसकी जो वैल्यू है उसकी एक परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज है, कोर्ट में जमा की जाती है, डिपॉजिट की जाती है। तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जब वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल आएगी उसके आधार पर ही कोर्ट में वो फीस डिपॉजिट की जाएगी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वेल टैक्स सबमिट करने के लिए। वेल टैक्स सबमिट करने के लिए भी हमें अपना प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, एडवांसिंग लॉन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी है, हमें कोई उसके अगेंस्ट हमें कोई लोन लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी, यदि कोई प्रॉपर्टी है और उसके लिए हमें अपने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना है, तो उस प्रॉपर्टी का हमें क्या कराना पड़ेगा? वैल्यूएशन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें ऑक्शन बिड। ऑक्शन बिड, हमें कोई प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी करनी है, हमें किसी प्रॉपर्टी की नीलामी करनी है, तो हम नीलामी कितनी रुपीस में करेंगे? 1 लाख में, 1,000 में, 1 करोड़ में, 10 लाख में? उसके लिए हमें उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू के जब वैल्यू निकल आएगी तो उस वैल्यू के आधार पर ही हम उसकी नीलामी करेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एस्पिकुलेशन। एस्पिकुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है कि जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, हमने कोई प्रॉपर्टी कम रेट पर परचेज़ की और कम ही समय में उस प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत कम समय में उस प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो हमने जो कम समय में जो प्रॉफिट गेन किया है, कम समय में हमने जो प्रॉफिट गेन किया है, इस प्रोसेस को एस्पिकुलेशन कहते हैं। कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने की प्रोसेस को ही एस्पिकुलेशन कहते हैं। इसे हम सट्टेबाजी के थ्रू भी समझा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीइंस्टेटमेंट। हमने कोई प्रॉपर्टी मेंटेन करना है, रिक्रिएट करना है, रिप्लेस करना है, उसके लिए हमें कुछ उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें कुछ हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसको, उस कॉस्ट को निकालने के लिए हमें उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। उस वैल्यूएशन के बेसिस पर ही हम कह सकते हैं कि उसमें हैं, उस वैल्यू कह सकते हैं कि उस कॉस्ट को निकालने की प्रोसेस को ही हम वैल्यूएशन के बेस पर ही निकालेंगे उस कॉस्ट को हम, है ना। और इस प्रोसेस को हम रीइंस्टेटमेंट बोलते हैं। प्रोबेट, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोबेट, यानी हमें अपनी प्रॉपर्टी का सत्यापन करना है या प्रमाणित करना है, तो इसके लिए हमें उसका, तो इस प्रोसेस को हम प्रोबेट कहते हैं और इसके लिए हमें वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कह सकते हैं कि इन सभी चीज़ों के लिए वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी चीज़ों के लिए वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है और ये सभी पर्पस होते हैं, और यही सभी पर्पस होते हैं। वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए मतलब कह सकते हैं कि यदि हमें प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना है, रेंट फिक्स करना है, टैक्स फिक्स करना है, सिक्योरिटी लोन्स, मॉर्गेज के लिए डिटर्मिनेंट चार्जेस, कोर्ट फीस, एस्पिकुलेशन, प्रोबेट, इन सभी के लिए वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और भी ऐसी कुछ रीज़न है जहाँ पर वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक पे आएंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन को अफेक्ट्स कौन कौन से पॉइंट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वैल्यूएशन को अफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वैल्यूएशन को अफेक्ट्स करती हैं, इसके लिए भी हमें आगे हम चर्चा करते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है डिज़ाइन। इसमें पहला पॉइंट आता है डिज़ाइन। नेक्स्ट उसमें कह डिज़ाइन या ड्राइंग भी कह सकते हैं हम वैसे तो, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जिसकी ड्राइंग, डिज़ाइन, प्लानिंग अच्छी होगी, जिसकी प्लानिंग बेस्ट होगी, तो उसका वैल्यूएशन भी अच्छा होगा, क्योंकि है ना, एस्थेटिक में कोई प्रॉपर्टी है वो एस्थेटिक है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है लोकेशन। यदि कोई प्रॉपर्टी है और उसकी लोकेशन अच्छी है, दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी लोकेशन उतनी अच्छी नहीं है, तो जो प्रॉपर्टी है उसकी, जिसकी लोकेशन अच्छी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इन अदर शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई प्रॉपर्टी है जो कि है ना बिग सिटी में है, तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया की प्रॉपर्टी के में। कोई प्रॉपर्टी रूरल एरिया में है, कोई प्रॉपर्टी बिग सिटी में है, तो जो प्रॉपर्टी बिग सिटी में है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेबिलिटी।
कह सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, हमारी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, उसकी और ड्यूरेबिलिटी यानी कि उसका लाइफ स्पान कितना है, 100 ईयर्स का है, 75 ईयर्स का है, उसके बेसिस पर भी उसका वैल्यूशन लाए हैं का जो वैल्यूशन जो है राइज एंड फॉल होता रहता है, उसके आधार पर भी उसका वैल्यूशन घटता बढ़ता रहता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज ऑफ बिल्डिंग। स्वाभाविक बात है कि यदि कोई बिल्डिंग है उसका साइज़ बड़ा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, कोई बिल्डिंग है जिसकी साइज़ छोटी है तो उसका वैल्यूशन क्या होगा, कम होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। क्वालिटी जो मटेरियल यूज्ड हो रहा है कंस्ट्रक्शन में वो किस टाइप का हो रहा है। यदि अच्छा मटेरियल, गुड मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यूज्ड होगा तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और यदि है ना बैड मटेरियल यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन में तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है राइज ऑफ डिमांड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। यदि कह सकते हैं अगर हमारी कोई जगह है जहाँ नंबर ऑफ़ सेलर कम है और नंबर ऑफ़ बायर ज़्यादा हैं तो उस जगह पर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पर और अदर वर्ड में कहें कि इसके रिवर्स में कहें कि कोई जगह है जहाँ पर नंबर ऑफ़ सेलर ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ बायर कम है, नंबर ऑफ़ सेलर ज़्यादा है और नंबर ऑफ़ बायर कम है तो उस जगह में क्या होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। स्वाभाविक बात है कि है ना जहाँ खरीदने वाले ज़्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक स्कीम। अगर हमारा कोई एरिया है जिसको हमने मतलब बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर दिया है, जहाँ पर हमने पब्लिक स्कीम का यूज़ किया है, जैसे पक्की रोडें बनाई हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन है, वाटर सप्लाई की स्कीम को भी प्रोवाइड किया है, तो स्वाभाविक है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पब्लिक स्कीम का यूज़ नहीं किया है, जहाँ पर पक्की रोडें, टूटी फूटी रोडें हैं, नाली की व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एबनॉर्मल कंडीशन। जैसे कि कह सकते हैं कोई लोकेशन है जहाँ पर बॉल चल रहा है, प्रोटेस्ट है, राइट्स हो रहे हैं, तो उस केस में वहाँ की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कम होगी, प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है उस केस में वहाँ पर। तो इस कंडीशन को हम एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। और एबनॉर्मल कंडीशन में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मतलब वो कह सकते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू को अफेक्ट करती है। तो ये सारे मेन फैक्टर हैं जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। और इसके कारण हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती है, घटती या बढ़ती रहती है। इसके कारण ही हमारी प्रॉपर्टी की घटती या बढ़ती रहती है। तो आप सब मतलब कह सकते हैं कि या समझ गए होंगे कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू किन की चीज़ों पर डिपेंड करती है। मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू के जो फैक्टर हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूशन। मेथड ऑफ वैल्यूशन, वैल्यूशन करने के क्या क्या मेथड हैं, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड जो आता है वैल्यूशन करने का, रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूशन, रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आता है डायरेक्ट कंपेरिजन ऑफ कैपिटल वैल्यू। थर्ड पॉइंट आता है इसमें जो वैल्यूशन ऑन प्रॉफिट, वैल्यूशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। इसमें जो फोर्थ पॉइंट आता है वैल्यूशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। इसमें जो फिफ्थ पॉइंट आता है डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूशन। सिक्स्थ पॉइंट जो आता है डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूशन। हालांकि दोस्तों इसमें हम डिटेल में तो अभी नहीं समझाएंगे, डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे कि डिटेल में सारी जो हमने आपको सिक्स्थ प्रोसेस जो बताई है वैल्यूशन की मेथड का, जो सिक्स्थ मेथड बताई है वैल्यूशन की, इसमें इसको डिटेल में हम आगे समझाएंगे। आज के लिए सर इतना ही, धन्यवाद।